कि हम जब हमारे 11th एंड 12th में थे, सो इन्वेस्टमेंट एंड ये सारी चीजें काफी पीपल विथ लॉट ऑफ मेच्योरिटी और 40 साल के बाद बात करेंगे शेयर के बारे में. आई एम सरप्राइज टू सी दैट नाउ at the age of after 10th standard we are talking about shares. People wants to know about shares, looking at the curiosity and interest of all our students. हमें ऐसा लगा कि लेट्स कंडक्ट एन सेमिनार ऑन दिस वेबिनार ऑन दिस, और हर्ष has agreed for it at once, immediately, without any hesitation. He said, ma'am, I'm ready to take. I will guide student. He has a vast and versatile experience in thematic. He's working as a thematic investor and derivative analysis. डागा सर, अगर आप है मीटिंग में. Good morning, Daga sir. Good morning, madam. Good morning. Good morning, guys. Yeah, that's Good all. morning, I sir. just want, Yeah, good Harsh, morning. yeah, one of our faculty is also present, so he just wanted to wish you. And now, Daga sir, would you like to say anything about shares, because you are also basically an investor. You are an investor. मैडम एक्चुअली इन्वेस्टर हूँ, बट ये फील्ड कम्प्लीटली नया है मेरे लिए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्या इसके बारे में अभी सुनूंगा पहले. ऐसा है, इन्वेस्टर तो है बट अपन इक्विटी में करते हैं, बट ये जो अभी असेट क्वालिटी में आपको ही पूछ रहा था, ये क्या है? Exactly. Yes. So sir, आज अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए with the guidance of Harsh. Yes, yes, ma'am. Yes. We'll try to become more wealthy and rich. Okay. Yeah. So now the dais is all yours, Harsh. Any questions are there from the audience, we'll be asking at the end. Okay. Yeah. So audience can put the questions and let's start with the session. Perfect. You can take the question in the middle if you think anything is relevant to the agenda, ताकि हर चीज simultaneously clear हो जाए. I'll try to use both English and Hindi ताकि सबके लिए comfortable हो, rather than to become very formal in nature. Exactly. Yeah. Yeah. So, okay, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर. हाँ जी. आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? Yeah. सो बेसिकली पूरा जो एजेंडा है हमें समझना होगा कि वाई देयर इज इम्पोर्टेंस इंक्रीज होती जा रही है टूवर्ड्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंट एसेट क्लासेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. क्यों हमारी ओल्डर जनरेशन गोल्ड को एक बहुत ही प्रिफर्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट मानती थी, देन जो हमारी पेरेंटल जनरेशन है वो एफडीज को काफी प्रिफर्ड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट मानती है. एंड क्यों हमारी जो नई यंग जनरेशन है, यू कैन से विच इज बॉर्न इन द 90s, वो इक्विटी मार्केट्स को ज्यादा प्रिफर्ड मानती है रेदर देन गोल्ड और बॉन्ड मार्केट्स एज ए होल. आप में से बहुत, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? Yeah, we are able to see. I hope everybody is. Sir, are you able to see the screen? Yes. Harsh? Yes, sir. Yes, Harsh. थोड़ा सा स्लो. ओके फाइन. हाँ. Yeah, okay. तो अभी आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स या ओवरऑल इन जनरल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर अपनी एक पार्ट ऑफ इनकम को इंक्लूड करना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इसके अंदर ही करियर बनाना है. तो फर्स्टली आई हेल्प यू अंडरस्टैंड कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स है ये कितने ब्रॉड इन नेचर है, एंड उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इवन इफ यू आर नॉट making your career in the financial markets, how can you make money out of financial markets running your maybe you are doing your own job or any other business areas. We will start by first understanding एज अ होल ग्लोबल इकोनॉमी कितनी बड़ी है, बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट जो होते हैं वो इस इकोनॉमी को रेफर कर, इस इकोनॉमी का एक पार्ट है, राइट. तो पहले हमको समझना पड़ेगा ग्लोबल इकोनॉमी जो कि गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है वो कितनी बड़ी है. तो जीडीपी एक टर्म होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इसका क्या मीनिंग होता है, कोई भी कंट्री कितने गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, कितने वैल्यू ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है. तो अगर मैं बात करूं पूरी दुनिया की, तो द एंटायर ग्लोबल जीडीपी इज ऑफ $80 ट्रिलियन, जिसमें से मेजर है यूनाइटेड स्टेट्स जिसके पास $20 ट्रिलियन का शेयर है. देन कम्स योर चाइना जिसके पास $12 ट्रिलियन का शेयर है, एंड इंडिया जो है वो 6th नंबर पे आता है विद $2.6 ट्रिलियन, एंड करेंटली उसने सरपास कर लिया यूनाइटेड किंगडम्स को, एंड इट इज ऑन 5th नंबर. अभी हम समझते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स कितने बड़े हैं.
सो आप लोग सब, आई वुड प्रेफर कि आप लोग सब कॉपी एंड पेन को लेके रखें, बिकॉज देयर विल बी वेरियस डेटा पॉइंट्स जो आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू कंपाइल एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे। तो फाइनेंशियल मार्केट एज एंटायरली कितना बड़ा है? योर only your bond markets comprises of $123 trillion. Then comes your equity markets, which comprises of $100 trillion, and then comes your real estate markets, which comprises of $250 trillion, and gold and other commodities. So gold individually comprises of $10 trillion. So that means entire financial markets are somewhere around $500 trillion, 5 times more than the GDP of the world. इसका मतलब जो रियल इकोनॉमी है जहाँ हम वर्क करते हैं, मे बी हम लोग टीचर्स हो सकते हैं, मे बी हम लोग बिजनेसमैन हो सकते हैं, हम लोग एम्प्लॉयज हो सकते हैं, हम लोग किसी फर्म में काम कर रहे हैं, उससे 5 गुना बड़ा है ये फाइनेंशियल मार्केट्स का एक्यूमेन, जो कि बहुत ही कुछ ही लोगों के हाथ में डिवाइडेड है, एंड इसके अंदर जनरल पब्लिक का कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं आया। If we take an interest, an active interest into this market, there's lots of opportunities lying ahead for us. I'll help you understand how and कैसे individual asset classes perform करती है, ताकि हमको समझ में आए कि हमारा इंटरेस्ट एरिया कहाँ पर है, because individually gold is also. Harsh. Yes, ma'am. Yeah, I just wanted to ask you, क्योंकि few questions जो यहाँ पे मुझे लगता है कि students must know. Can you just elaborate once again? Because some of the students are maybe not in a position to convert the crores rupees in crores and trillion dollars. So one example for this, how many times? Okay. One Perfect. example. So I'll help you understand. So $1 trillion is equivalent to almost 7.5 lakh crore rupees. 75 lakh crore rupees. Okay. So if Indian economy is say $3 trillion, it is somewhere around 250 lakh crore rupees. So basically ये नंबर जब हम लोग लाख करोड़ रुपीस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, they become so huge कि वो हमारे एक ब्रॉडर थिंकिंग को अफेक्ट करते हैं, इसलिए हम लोग सब ट्रिलियन डॉलर्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं एसेट क्लासेस को। बट येट टू अंडरस्टैंड, $1 million, $1 million is equivalent to almost 7.5 crore rupees in INR terms. Then here comes $1 billion, बिलियन हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना, ये बिलियनियर है, तो $1 billion जो होता है वो होता है समवेयर अराउंड 7,500 crore rupees in Indian terms, and $1 trillion is somewhere around 75 lakh crore rupees in Indian terms, obviously. Thanks. है ना? अभी मैं उसको अगर $10 trillion को कन्वर्ट करूंगा तो 750 लाख करोड़ रुपीस हो जाएगा, जो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग नंबर लगता है। तो हम कोई भी बड़ा $1 trillion का नंबर को हम लोग $1 trillion में रिप्रेजेंट करना हमेशा प्रेफर करते हैं। हाँ जी, thank you so much. Because the $1 trillion a little bit, you know, in between I'll be asking you a few questions which I expect the students might be interested in asking. Sure, ma'am. Thank you so much, Harsh. Continue. So this is just हमने समझा कि हमारा पूरा 99% ऑफ द पीपल इन द इकोनॉमी का एक ही एरिया पे फोकस रहता है कि हमको बिजनेस करना है या हमको पैसा अर्न करना है। हम लोगों ने कभी फाइनेंशियल वर्ल्ड को देखा ही नहीं होता अच्छे तरीके से या इवेल्युएट नहीं किया हुआ होता है। सो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग क्यों फाइनेंशियल वर्ल्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज 5 times बिगर देन द रियल वर्ल्ड। आई विल मूव फॉरवर्ड। अभी हम लोग एक एक करके एसेट क्लासेस को समझते हैं पहले, एंड देन हम लोग समझेंगे कैसे किसी एसेट क्लास को इवेल्युएट करना है या इक्विटी मार्केट्स के ऊपर मूव होंगे बाद में। तो सबसे पहले ये गोल्ड का ग्राफ है। अगर मैं एक लॉन्गर रन में देखूं, इट्स लाइक फ्रॉम 1975 टू 2020, गोल्ड ने इन यूएस डॉलर टर्म्स रिटर्न दिया है 6.75% का इन डॉलर टर्म्स। ओके, बट ऐसे काफी टाइम्स थे जहाँ पे गोल्ड ने सिग्निफिकेंटली हाई रिटर्न्स दिए हैं। तो से फॉर एग्जांपल जब 1979 का ऑयल क्राइसिस आया था, उस समय क्या हुआ था कि ऑयल कंट्रीज आपस में फाइट करने लग गए थे, तो एक गल्फ वॉर हो गया था, जिसके कारण ईरान एंड सऊदी अरेबिया जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने प्रोडक्शन एकदम हॉल्ट कर दिया। Oil prices surged to their all-time highs of $45 per barrel, considering the times of 1980s जब वो $5 से $7 per barrel के आसपास होता था। Oil prices surged almost 10 times higher, एंड उस टाइम पे जब भी मार्केट के अंदर एकदम से इलिक्विडिटी क्रिएट हो गई थी, ऑयल वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड ऑफ दैट टाइम, क्योंकि इक्विटी मार्केट भी अफेक्ट हो रहे थे एंड ग्लोबल प्रोडक्शन अफेक्ट हो रहा था, तभी जो सेफेस्ट एसेट क्लास था वो गोल्ड था। एंड उस पॉइंट पे गोल्ड ने ऑलमोस्ट 4 times का रिटर्न दिया 3 years में। इफ आई कन्वर्ट दैट इनटू CAGR, 105% पर एनम।
सो व्हाट आई मीन टू से, एनी पॉइंट इन टाइम जब भी कोई क्राइसिस आने वाली होती है, गोल्ड प्राइसेस जो है वो 2 साल पहले से मूव होना चालू हो जाते हैं. इफ यू कैन सी दिस, 1979 में गल्फ वॉर की क्राइसिस आई थी एंड गोल्ड प्राइसेस स्टार्टेड टू शूट अप टू रीच देयर ऑल टाइम हाई मच बिफोर 1979. एंड उसके बाद जैसे ही वो क्राइसिस आई, इट एक्सपांडेड लाइक एनीथिंग, गोल्ड प्राइसेस एक्सपांडेड लाइक एनीथिंग. सो दो चीजें समझनी पड़ेगी हमको यहाँ पे. एक तो गोल्ड एक लीडिंग इंडिकेटर है कोई भी क्राइसिस आने वाली है उसका, और दूसरा पॉइंट, गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा सेफेस्ट एसेट है. तो जब भी मेरी रुपी की टर्म वैल्यू या डॉलर की वैल्यू या कोई भी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, मेरी गोल्ड की वैल्यू इंप्रूव होने लग जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और गोल्ड को सबसे ज्यादा सेफ एसेट माना जाता है. उसके बाद अगर हम देखें, इकोनॉमी वाज डूइंग वेरी गुड, कुछ मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुए, कोई क्राइसिस बड़ी नहीं आई. एक छोटी क्राइसिस आई थी 2000 के अराउंड, डॉट कॉम बबल की, बट वो भी पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी स्टॉक से रिलेटेड थी. तो गोल्ड ने कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दी फॉर एंटायर 20 years almost. Then here comes your biggest bull run of the all times from 2004 to 2008, जिसको हमने बोला in terms of equity market, जिसको हम बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, जो यानी कि जो इंडिविजुअल पर्सन्स हैं जो नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, उनको एक क्रेज हो गया था दैट दे वांट टू बाय होम्स, देयर ओन होम्स. सो अमेरिका ने एक थीम चला रखी थी, ऑल अमेरिकन शुड हैव होम, मतलब उस तरह की. तो बैंक्स काफी लोन बांट रहे थे, रिटेल पब्लिक जो थी वो काफी प्रॉस्परस हो रही थी उस टाइम पे. एंड 2008 में बिकॉज ऑफ द लेमन ब्रदर्स कोलैप्स, वो पूरा बबल जो हाउसिंग बबल था वो कोलैप्स हो गया. उसी टाइम पे इफ यू सी गोल्ड की प्राइसेस, तो गोल्ड की प्राइसेस 2 साल पहले ही समझ लिया था कि क्राइसिस इज अबाउट टू कम, एंड गोल्ड की प्राइसेस स्टार्टेड टू इम्प्रूव फ्रॉम 2006. The crisis came in 2008, gold prices started to improve from 2006, वो यहाँ से बढ़ी, and then when the crisis came in 2008, तो वो और significantly improve होती गई. 2011 तक गोल्ड ने अपना all time high टच किया, almost $1920 पर OZ का. ये सब मैं डॉलर टर्म में बात कर रहा हूँ. I'll come to the rupee terms as well. ओके. एंड अगेन जब भी आपका कोविड क्राइसिस आ रही थी, तो जस्ट 4 to 5 months बिफोर कोविड क्राइसिस, दिसंबर जनवरी में, अगर आप लोग इक्विटी इन्वेस्टर्स रहे होंगे उस टाइम पे, तो एक नॉर्मल पार्लेंस में सब लोग यूज कर रहे थे कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि गोल्ड की प्राइसेस भी टॉप कर चुकी है, क्योंकि उस टाइम पे लगभग 38 रुपीज के आसपास गोल्ड चला गया था पर 10 ग्राम. एंड उस समय इक्विटी मार्केट भी टॉप पे थे. तो एक डाउट आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज either the equity market should perform or the gold market should perform. ये तो इनवर्सली रिलेटेड होता है, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा आगे. तो अगर इक्विटी मार्केट आगे जाए, ऊपर जा रहे हैं, तो गोल्ड प्राइसेस थोड़ी सी डिप हो जाएगी, थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड में रहेगी, बॉटम आउट जाएगी. I'm so I'm so sorry to disturb in between, but I definitely would like to, because there is a question from a audience that why in this COVID gold prices are also rising and equity is also rising. It's a question. Yeah, I'll help you understand that as well. I'll come to that point. Just give me a minute, please. So, उस समय भी गोल्ड 2017-18 से बढ़ना चालू हो गया था, एंड देन योर कोविड केम व्हेन इक्विटी मार्केट्स कोलैप्स्ड एंड गोल्ड शूटेड लाइक एनीथिंग. ओके, बिकॉज अगेन इट वाज कंसिडर्ड द मोस्ट सेफेस्ट एसेट्स ऑफ ऑल टाइम. उसके बाद गोल्ड ने थोड़ा कूल ऑफ किया. अगर अपन एकदम करंट और लेटेस्ट टेंडेंसी पे बात करें, गोल्ड थोड़ा कूल ऑफ किया एंड इक्विटी मार्केट्स हैव रिबाउंडेड वेल अगेन. अभी हमको समझना पड़ेगा कि करंट टाइम्स में ऐसा क्या डिफरेंट है कि इक्विटी मार्केट इतना तेजी से बूम कर रहे हैं, गोल्ड प्राइसेस भी स्टेबल है, काफी अच्छे से मूव कर रही है, एंड अगर हम बॉन्ड मार्केट को देखें तो वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे. मैं आगे इन पॉइंट्स पे वैसे तो कवर करूंगा, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस, इक्विटी मार्केट बूम कर रही है बिकॉज ऑफ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. पूरा मार्केट कंसिडरिंग ऑल इंडस्ट्रीज, द एंटायर मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है. छोटे प्लेयर्स गायब होते जा रहे हैं, बड़े प्लेयर्स बहुत बड़े बनते जा रहे हैं. अगर आप आपके आसपास में भी देखोगे तो दो तरह की चीजें चल रही होगी. या तो कोई ऐसा इंसान होगा जिसको स्टार्टअप्स के अंदर जाना है, उसको टेक्नोलॉजी बिजनेसेस में जाना है, दैट इज फाइन. या फिर जो मेजोरिटी पब्लिक है उन सबको जॉब करनी है. वाई इज इट सो? जिनके फैमिली के अंदर एस्टेब्लिश बिजनेसेस हैं, उनके भी चाइल्ड बोलते हैं कि हमको जॉब करनी है. बिकॉज जो छोटी पब्लिक है, छोटी पब्लिक आई मीन वो लोग जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम होता है ईयरली बिजनेसेस के अंदर, वो लोग बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं. अभी जब ये बहुत सारे छोटे प्लेयर्स मार्केट से गायब हो जाएंगे, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं, लार्ज प्लेयर्स हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, वो पूरा मार्केट से वो कैप्चर कर लेंगे. सो सी फॉर एग्जांपल टाइटन, जो जिसका टनेज ज्वेलरी है, वो उसका मार्केट शेयर है सी फॉर एग्जांपल 20%. जब भी नीरव मोदी का स्कैम आता है, उसका मार्केट शेयर बढ़ के 24% हो जाता है. जब भी कोविड आता है, बहुत सारे छोटे गोल्ड ज्वेलरीज पूरे एक साल तक कोई ज्वेलरी का बिजनेस नहीं कर पाते. I'm so sorry. There is a demand from one of my faculty saying that I got a message. थोड़ा सा स्पीड को थोड़ा सा अगर हम स्लो करेंगे तो शायद थोड़ा फास्ट. Sure, ma'am. हाँ, शायद स्टूडेंट्स यू आर इनटू इट,
So you understand this, but there might be some students who may not be understanding. Little slow. भले ही Yes. थोड़ा 8:30 के बाद अगर एक्सटेंड हो गया तो चलेगा, but little slow for that. Perfect. 12:30 के बाद चलेगा. They will be interested. Those students who are interested, they will wait. Sure, थोड़ा. sure. Thank you so much. तो हर एक इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास 2 से 4 प्लेयर्स बचे हुए हैं आज की तारीख में जो इस इंडस्ट्री के अंदर लीड कमांड कर रहे हैं. एंड कोविड ने क्या किया है, कोविड ने कंसोलिडेशन के फेज को बहुत ही फास्ट कर दिया है. एंड दैट इज वाई योर इक्विटी मार्केट्स आर बैक टू दोज काइंड ऑफ नॉर्मलसीज और इवन 30% हायर टू द प्री कोविड लेवल्स. बिकॉज व्हेन योर कंसोलिडेशन विल हैपन, आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी बायस्ड हो जाएगी टूवर्ड्स फ्यू कंपनीज इन दैट इंडस्ट्री. जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, गोल्ड के अंदर जैसे मैं बोल रहा था कि तनिष्क ज्वेलरी जो है वो एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर लेके आ जाएगी. रियल एस्टेट के अंदर ऑलमोस्ट 450 एप्लीकेशंस फाइल हुई है एनसीएलटी में फॉर इंसॉल्वेंसी. यानी कि 450 रियल एस्टेट स्मॉल प्लेयर्स जो कि घर बनाते थे वो लोग बैंकरप्ट होने वाले हैं इन द नेक्स्ट 6 months. दिस गिव्स आपके ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी, जो बड़ी रियल एस्टेट कंपनी जो उनको एक बहुत बड़ा पावर मिलता है क्योंकि उनके पास कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस है. तो कैपिटल मार्केट से पैसा रेज कर सकती है, वो लिक्विडिटी को मेंटेन कर सकती है, वो बैंकरप्ट नहीं होगी, बर्स्ट नहीं होगी, वो इस क्राइसिस को सर्वाइव कर देगी और फिर एक बहुत बड़े लेवल पे बाहर आएगी. और मैं बजाज फाइनेंस के मैनेजमेंट को सुन रहा था, संजीव बजाज उनका नाम है. तो वो बोलते हैं कि कोविड इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर अस. मतलब इट्स अ क्राइसिस फॉर एवरीवन बट इट इज अ ब्लेसिंग फॉर कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस बिकॉज बहुत सारी एनबीएफसीज आफ्टर कोविड खत्म हो जाएंगी. इसके कारण बजाज फाइनेंस को एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर लेने के लिए मिलेगा. सो दिस गिव्स ऑल बिगर कंपनीज अ वेरी वेरी गुड कंफर्ट कि हम लोग कोविड की क्राइसिस को प्ले आउट कर लेंगे और कंफर्टेबली बाहर आ जाएंगे. फर्दर मैं आगे जब भी मूव करूंगा ना इक्विटी मार्केट्स पाऊंगा तो मैं और इन चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ. अभी हम गोल्ड के ऊपर रहते हैं. तो गोल्ड के अंदर जब हर्ष, अभी एक और क्वेश्चन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड रिलेटेड चीजें अगर यहीं पे पूछ ले तो बेटर रहेगा क्योंकि हाँ. तो स्टूडेंट्स को, सपोज आई एम ए इन्वेस्टर, मेरे पास एक 5 लाख रुपए है एंड अकॉर्डिंग टू यू मुझे वो 5 लाख रुपए, ठीक है मेरे पास 10 लाख रुपए है, मुझे वो 10 लाख रुपए रियल एस्टेट में डालने चाहिए, गोल्ड में डालने चाहिए, तो व्हाट आर द क्लासेस ऑफ एसेट्स एंड व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एसेट्स व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट? तो उसके बारे में थोड़ा सा 1-2 मिनट का अगर आप ले सकते हो कि एक छोटा एग्जांपल देके फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 11th and 12th. मतलब तुम्हारे पास अगर इतना पैसा है तो, क्योंकि आई एम गेटिंग सम मैसेजेस, तो उसके हिसाब से. Sure. So we need to understand. Say for example, अगर आपके 10 लाख रुपए है, first of all you cannot invest 10 lakh rupees into real estate markets. Okay. Secondly, अगर हम रियल एस्टेट पर्टिकुलरली बात करें तो रियल एस्टेट में आपको 2 तरह से रिटर्न्स मिलते हैं. एक तो रेंट के थ्रू आपको रिटर्न मिलेगा और दूसरा आपको प्राइस अप्रिसिएशन के थ्रू रिटर्न मिलेगा. रेंट बेस्ड रिटर्न होता है ऑलमोस्ट 1.5 से 2% ऑफ योर इन्वेस्टेड अमाउंट विच इज लेस देन योर एफडी का रिटर्न. बट जो प्राइस अप्रिसिएशन होता है इंडियन मार्केट्स के अंदर पर्टिकुलरली, बिकॉज हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो प्राइस अप्रिसिएशन का रियल एस्टेट मार्केट बहुत ही लुक्रेटिव लगते हैं. बट विद इन स्मॉल कैपिटल जो आप इनिशियल एरियाज में इन्वेस्ट कर रहे हो, आई वुड नॉट प्रेफर टू पुट इन एनी मनी इनटू रियल एस्टेट बिकॉज वो बहुत छोटा अमाउंट देगी आपको मंथली बेसिस के ऊपर एंड प्राइस अप्रिसिएशन होने में आपको 5 से 7 ईयर्स का वेटिंग पीरियड हो जाएगा एंड अभी आपका इतना लार्ज कैपिटल है नहीं कि आप उसमें पुट इन कर सकते. अब हमारे पास 3 एसेट क्लासेस बचते हैं, गोल्ड, बॉन्ड्स या फिर एफडीज एंड इक्विटी मार्केट्स. ओके, एफडीज के ऊपर मैं आगे आऊंगा, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में कवर होगी वो चीज, ये वाली चीज. तो एफडीज जो है या फिर जो बॉन्ड मार्केट्स हैं, अगर हम देखेंगे तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम उन्होंने हमेशा रिटर्न्स को रिड्यूस किया हुआ है. जैसे मैं कह रहा था, हमारे फोरफादर्स इन्वेस्ट करना प्रेफर कर रहे थे एफडीज के अंदर क्योंकि वहां पे रिटर्न 10% के ऊपर था, 10, 12, 13% था फॉर एनी इकोनॉमी, है ना. यूएस में भी 10, 13% था 1985 के आसपास. बट क्योंकि एफडी या बॉन्ड के रिटर्न्स कम होते जा रहे हैं ओवर अ पीरियड और हमको पता है, हमको साइकिल्स दिख रही है डेवलप्ड इकोनॉमीज के थ्रू जो ये प्रूव भी कर रही है कि एफडी के रिटर्न्स कंसिस्टेंटली कम होते जाएंगे बॉन्ड मार्केट्स के रिटर्न्स. तो अगेन इनिशियल पीरियड्स में जब मैं 20, 25, 30 ईयर्स की एज में हूँ या 11th and 12th के बच्चे तो प्रोबेबली 18 ईयर्स की एज में एकदम यंग लोग हैं, I would prefer them to put a very small amount of their capital, say 10 to 20% into golds because golds can generate adequate returns at all periods of time. एंड फर्दर इकोनॉमी जितनी बड़ी बनेगी उतनी फ्रेजाइल बनती जाएगी, यानी कि उतनी इकोनॉमिक साइकिल्स बढ़ती जाएगी इकोनॉमी में.
एंड जितनी इकोनॉमी फ्रेजाइल होती है, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, गिरने से टूटना, उसको फ्रेजाइल बोलते हैं। कांच को मैं ऊपर से नीचे फेंकता हूँ तो वो टूट जाता है, दैट इज नोन एज फ्रेजिलिटी। Larger the economy is, the more fragility, the more prone to the risk factors you become, and because of which gold will always be a sustainable good long term investment opportunity. 50 से 20% आपको वहां डालना चाहिए, एंड रेस्ट 80% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड बी प्योरली इनटू इक्विटी मार्केट्स। हम आगे समझेंगे कि कैसे इक्विटी मार्केट्स में कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है, एंड क्यों हम लोग अक्सर जो है ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो लॉन्ग पीरियड तक कोई परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाती। से फॉर एग्जांपल, अगर कोई इक्विटी मार्केट्स को ट्रैक कर रहा है तो आईटीसी एक स्टॉक हो गया जिसने पिछले 6 साल से रिटर्न नहीं दिया है, हम फिर भी बैठे रहते हैं कभी तो देगा कभी तो देगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि इक्विटी मार्केट्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, वो मैं 3-4 स्लाइड बाद कवर करूंगा। और I एक just ब्रॉडर wanted to पर्सपेक्टिव में ask you one question, Harsh. ITC के बारे में आपने बोला है तो again there is a question कि ITC के बारे में तो शेयर मार्केट में काफी अच्छा स्टेटमेंट है कि द कंपनी इज फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, फ्यूचर होगा, और मैं भी काफी सालों से देखती हूँ कि उसमें इन्वेस्ट करने से कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ शेयर्स एंड ऑल आल्सो यू कैन जस्ट फोकस। या थैंक यू श्योर, सर। कैन आई कवर इट लेटर पार्ट एट द लेटर स्टेज, या श्योर। है ना? सो एटलीस्ट यू कैन गेट ऑन द फ्लो। आई थिंक इट इज क्लियर, राइट मैम? Shall I move यस forward? या बैक टू दिस, हमने गोल्ड को समझा, अभी हम समझते हैं इंडियंस क्यों गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। सो मैंने आपको ऊपर बताया था कि गोल्ड ने एक लॉन्गर रन में यूएस डॉलर की टर्म्स में 6.75% का रिटर्न दिया है, एंड ओवर अ लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम इंडियन करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हुई है 4.75% पर एनम से। ओके, मतलब जो 2008 में 40 रुपए पे एक डॉलर मिलता था, आज 2021 में हमको 74-75 रुपीज पे करने पड़ते हैं फॉर $1। सो रुपी गेट्स डेप्रिशिएट कंटिन्यूसली, है ना? दिस ब्रिंग्स गोल्ड के इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ही अच्छा फॉर द इंडियन इन्वेस्टर्स पर्टिकुलरली, बिकॉज उनको इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस के अप्रिसिएशन के कारण रिटर्न मिल रहा है, वो तो मिलता ही है, प्लस उनको एक एडिशनल रिटर्न मिलता है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रुपी, that which turns around to be somewhere 11.5 11 to 12% returns in the gold, which is very good considering an asset class which is not volatile, which is stable, which will always be significantly prone to जिसको रिस्क से कोई डर नहीं होता है, जो रिस्क के अंदर या टाइम्स ऑफ क्राइसिस के अंदर और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है। सो दिस इज सिग्निफिकेंटली वेरी गुड रिटर्न। ये मैंने कंपेयर किया है कि कैसे गोल्ड की प्राइसेस का बिहेवियर को डिफाइन किया गया है। अभी मैं इसको इंडियन करेंसी के अंदर एक्चुअल में ट्रांसलेट करके भी कंपेयर करता हूँ, तो अगर गोल्ड की प्राइस 1977 में देखें तो 450 रुपीज थी पर 10 ग्राम्स, आज की तारीख में ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज है पर 10 ग्राम, जिसको हम एक तोला बोलते हैं, विच ट्रांसलेट इनटू सिमिलर रिटर्न जो मैंने यहाँ पे पोर्ट्रे किया है। सो इफ योर assumption गेट्स राइट कि यार गोल्ड in international markets will give you 6 to 8% returns, and Indian currency will continue to depreciate, gold investments do make sense at all points in time. ये मैंने कुछ बेसिक से पॉइंट्स लिखे हैं जो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए कि एक करेंसी के डेप्रिसिएशन से आपको एक अच्छा हैज करता है। सो से फॉर एग्जाम्पल आप जिम्बाब्वे ऐसे किसी कंट्री में जहाँ पे करेंसी 1000% पर एनम से डेप्रिसिएट कर रही है, उन कंट्रीज में गोल्ड शुड बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इंडिया में के अंदर यू कैन से कि हमारे पास $650 बिलियन के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सो मे बी अब हम लोग इतना फास्ट डेप्रिशिएट नहीं करेंगे जितना फास्ट हमने पास्ट में मतलब रुपी ने डेप्रिशिएट किया है। मे बी हम लोग यहाँ पे 3% के आसपास ही डेप्रिशिएट करेंगे, बट देन मे बी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट आ सकता है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू China to become an economic superpower, and the digital currency of China could be used in similar terms we are using currently the United States of America के dollars को as a central reserve banking system. If that is so the case, the international prices of gold should boost like anything. तो यहाँ पे हम लोग फ्यूचर के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8 to 10% का रिटर्न, बट डेप्रिसिएशन ऑफ INR को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 से 3% ही होगा, which again translates into 11 to 12% of returns in the gold term, in the gold investments. दिस इज बेसिकली आई कवर्ड कि गोल्ड क्या है। अगर आपको लगता है कोई भी क्राइसिस आने वाली, किसी भी तरह का वॉर होने वाला है कंट्रीज के बीच में, या कोई क्लाइमेट चेंज की क्राइसिस हो गई, वाटर शॉर्टेज की क्राइसिस हो गई, गोल्ड शुड बी आंख बंद करके बैठ go and buy gold as much as you can. It is more safe for investment than any other asset class in the world. अभी मैं गोल्ड I have a question here. I want to seriously know about it कि अभी मुझे इन्वेस्ट करना है 5 लाख रुपए। इट्स अ सीरियस क्वेश्चन।
whether I should go to gold or equities It should immediately. be immediately. It should be, if currently today, if say for example, it should be 20% gold and 80% equity. There is no doubt about it. Equity markets may give you a little retracement of say 5% or something, but they are in a very big bull run. There's all good reasons for that bull run to continue. I'll explain that further. Why the equity markets are not overvalued the way we are seeing it with terms of price to earning ratio. We need to, तो I'll come to those points. अगर मैं एक साथ बोल दूंगा तो सब गचपड़ हो जाएगा actually. Yeah. But Okay. yeah, immediately if you need to invest 20% gold, 80% 70% equity and 10% cash, simple. Because you need to have some cash, obviously. Yeah, thank you so much. So I was coming back to this. जनरेशन शिफ्ट आए. मेरी दादी जो बहुत प्रेफर करती है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करना, मेरे पेरेंट्स जो प्रेफर करते हैं कि एफडीज के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करना, बिकॉज मेरे पेरेंट्स बॉर्न हुए थे 1969 में. जब वो लोग एडल्ट हुए तभी इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट चल रहा था समवेयर अराउंड 8 to 10%, जो काफ़ी अच्छा और सेफ इन्वेस्टमेंट था. तो उनकी वो मेंटेलिटी वहाँ से बनी कि यार एफडीज आर अ गुड इन्वेस्टमेंट रेदर देन गोइंग थ्रू हर इक्विटी मार्केट जहाँ पे हर्षद मेहता जैसे स्कैम्स होते हैं, बिकॉज वो भी उसी पीरियड ऑफ टाइम्स में हो रहे थे. तो वो उनकी मेंटेलिटी डेवलप हुई. मगर अगर हम एक बड़ी पिक्चर को लें और हम समझें तो कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी, जैसे कि जापान आज शायद नंबर 1 डेवलप्ड इकोनॉमी है, उसकी इंटरेस्ट रेट जो है वो नेगेटिव चल रही है करेंटली. जर्मनी जो अगेन एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, उसकी इंटरेस्ट रेट नेगेटिव चल रही है. यूएसए की इंटरेस्ट रेट चल रही है 1.5% के आसपास. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ये जो बॉन्ड मार्केट्स के ट्रेंड्स होंगे ये इंटरेस्ट रेट्स को कंटिन्यूसली कम करेंगे. अगर हम आज भी उन्हीं पुरानी आइडियोलॉजीज को बैठेंगे कि हमें तो बॉन्ड मार्केट्स के अंदर ही इन्वेस्ट करना है, हमको एफडीज में इन्वेस्ट करना है, that will significantly hamper your investment and your journey ahead. I'll explain you वो भी कि कैसे होता है. But for those of you who are interested into entering into financial markets as a field, you can prefer to enter into bond markets as a field, because the bond markets are far bigger than equity markets. If your equity markets are valued at $100 trillion, your bond markets are valued at $130 trillion. You have far more opportunities to trade in the bond markets around the globe and make money. But if you are a normal person who is doing a job or a business or into any line of services, I think equity market should be more preferable than bond markets for you. Let me move ahead. Let us understand now how equity markets have performed over very long periods of time. So I have taken this graph of BSE Sensex. 1980s में हमारा Sensex almost 113-115 points के आसपास था. Today Sensex is around 52,000 points. That gave you a very long run return of 16% per annum, with few crises which I'll explain you how and when those happens. But then your bond markets will give you a return of 5%, gold will give you 10% returns, and equity markets have the potential with their volatility to give you a 16% return over longer periods of time. In this longer periods of time of 15 to 16% return, equity markets ने कुछ periods में significant booms दिए हैं. जैसे कि हर्षद मेहता का पॉइंट ऑफ टाइम था, बट हर्षद मेहता से हम इसको केवल नेगेटिवली नहीं एसोसिएट कर सकते. ये वही पॉइंट ऑफ टाइम था 1991-92 वाला, जब भी इंडिया के अंदर एलपीजी स्कीम चल रही थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. वो एक ट्रेंड था जो इंडिया के अंदर एफडीआई या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके आ रहा था. वो भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर था, इंक्लूडिंग हर्षद मेहता ट्रिगर एज वेल, जिसने इंडियन इक्विटी मार्केट्स को 14 महीने में लगभग 300% से बढ़ा दिया एट अ CAGR ऑफ 280%. देन कम्स योर पॉइंट जहाँ पे टेक्नोलॉजी बिजनेसेस बहुत ही हैवीली रन अप हो रहे थे. यूएस के अंदर तो और भी ज़्यादा तेज हो रहे थे. इंडियन टाइम्स के अंदर इन द ईयर ऑफ 2014 मंथ्स के अंदर .com बबल वाज प्लेइंग आउट, जिसने 96% रिटर्न्स दिया CAGR टर्म्स में. जो सबसे बड़ा मैं बुल रन बोलता हूँ, वो सबसे बड़ा क्यों? क्योंकि ये बुल रन जो था ये कंटिन्यू हुआ है. ये 10, 12, 15 महीने में खत्म नहीं हो गया, टूट नहीं गया, और ये बुल रन आज भी कंटिन्यू होता हुआ है. जो 2003 के आसपास चालू हुआ था एंड जो 2008 के आसपास टॉप हुआ विद द क्राइसिस ऑफ लेमन ब्रदर्स, जो एक यूएसए की 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कॉर्पोरेशन था. तभी ये क्रैश आया इक्विटी मार्केट में. बट इस 4-year पीरियड में इक्विटी मार्केट्स हैव गिवन अ CAGR रिटर्न ऑफ 50%. We need to understand ये इक्विटी मार्केट्स आर नॉट लाइक गोल्ड जहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट रिटर्न मिलेंगे बिकॉज ऑफ अ क्राइसिस कमिंग इन. यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिटर्न्स के पीछे एक अंडरलाइंग स्टोरी होती है, एंड वो स्टोरी इतनी ज़्यादा ओवरप्ले हो जाती है कि उसके बाद एक
क्राइसिस या एक सिग्निफिकेंट फॉल्स आते हैं एंड फिर से हम लोग बेस लेते हैं एंड फिर से हम लोग बिल्ड करते हैं, बिकॉज any which way corporations या capitalism has to grow in the economy at large, so equity markets has to perform over longer periods of time. So if you find any such opportunity जहाँ बॉटम के अंदर इन्वेस्टिंग कर सकते हो, बॉटम फिशिंग कर सकते हो, that should be done at all cost, आपको ऑल इन हो जाना चाहिए. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस नॉर्मल पीरियड्स ऑफ टाइम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. इक्विटी मार्केट आर समथिंग वेयर यू कैन इन्वेस्ट एट एनी पॉइंट इन टाइम एंड इट विल कंटिन्यू टू गिव यू सिग्निफिकेंट लॉन्गर रन रिटर्न्स. टू हेल्प यू अंडरस्टैंड नाउ, मैंने बोला कि यार हमें जनरली 15 to 16% रिटर्न्स मिले. ये रिटर्न्स हमको एक इंडेक्स लेवल में मिले. इस इंडेक्स के अंदर आईटीसी जैसे स्टॉक्स भी आते हैं, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स भी आते हैं, और बजाज फाइनेंस या टाइटन जैसे कंपनीज भी आती है. व्हाट इफ अगर हम इन स्टॉक्स के अंदर उन स्टॉक्स को, इन इंडेक्स के अंदर उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाए which are going to be a significant positive play in the Indian economy at large. सी फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ पास्ट स्टोरीज को कवर करूंगा, बट मेरा इंटेंशन केवल पास्ट स्टोरीज को कवर करके एक हवा में तीर मारना नहीं है. विल ऑल्सो कवर वो स्टोरीज जो आज की तारीख में अंडरलाइंग परफॉर्मेंस और वैल्यूज दे रही है और इन पास्ट की स्टोरीज को रेप्लिकेट कर सकती है. तो पहले हम पास्ट को समझेंगे, हम पास्ट से सीखेंगे, फिर हम नई कंपनीज को आइडेंटिफाई करेंगे जो इसी तरह के ट्रैक रिकॉर्ड्स के साथ परफॉर्म कर रही है. सो इफ यू सी आइसर मोटर्स, जब मेरा ब्रॉड इक्विटी मार्केट 15% का CAGR रिटर्न दे रहा था 10 years में, आइसर मोटर्स का शेयर फ्रॉम अराउंड 100 rupees इट वेंट टू 3,200 rupees. इट गेव अ रिटर्न ऑफ 65%. ये रिटर्न कितने बड़े होते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने कवर किया उस चीज को भी. बजाज फाइनेंस जिसने अपना बिजनेस मॉडल को चेंज, कुछ स्टूडेंट के डाउट है कि व्हाट इज CAGI. ओके, CAGR मीन्स कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि जैसे आइसर मोटर 100 रुपीज से बढ़ा और वो 3,200 रुपीज तक गया, तो ये करीबन 200 टाइम्स का रिटर्न हो गया, राइट. लेकिन इसी पीरियड में हर साल कंपनी ने कितना रिटर्न दिया, अगर मैं इसको कंपाउंड करूं, कंपाउंड रिटर्न यानी कि आज 100 रुपया लगाया, वो अगले साल 160 रुपया हो गया, फिर वो अगले साल 230 रुपया हो गया. इस तरह से अगर मैं कंपाउंड करूं, यानी कि पर एनम मेरे को कितना रिटर्न मिला ओवर दिस राइडिंग दिस एंटायर लॉन्ग रन जर्नी, तो पर एनम मेरा रिटर्न है 65% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. थैंक यू. है ना. हाँ, जैसे गोल्ड ने एक लॉन्गर पीरियड में हर साल 12% का रिटर्न दिया, ऐसा समझ सकते हैं हम इसको, है ना. बजाज फाइनेंस गिव यू, आई विल एक्सप्लेन यू द स्टोरीज. ऐसी अंडरलाइन थीम थी. हाँ, लेमैन की भाषा में, अगर मैं 5 साल पहले, अगर आपका एनालिसिस है और 5 years बैक मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करती थी, तो आज मुझे कितना रिटर्न मिलता था, और अगर मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करती हूँ 5 लाख रुपए, तो आज मुझे क्या रेट पे रिटर्न मिलता था परसेंटेज वाइज. परसेंटेज वाइज आई वुड से, क्योंकि गोल्ड ने अभी पिछले 2 साल से सिग्निफिकेंटली परफॉर्मेंस दी है, तो आपको गोल्ड में यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 50% रिटर्न, अगर आप 5 years आपको होराइजन बोल रहे हो उसके अंदर में. एंड इक्विटी मार्केट की बात करें तो इट शुड बी अगेन समवेयर सिमिलर टू दैट, बिकॉज हमारे पास 12,800 पे क्राइसिस आई, हम लोग 7,500 के निफ्टी के लेवल्स पे टच करें, देन अगेन टू 15,600, सो इट शुड अगेन बी समवेयर अराउंड 15 to 16 times इफ वी आर कंसिडरिंग 5 years of horizon. But we need to understand one thing, the crowd is very niche crowd, it is in getting to involved into financial markets, but still it is relevant for everybody. हमें समझना होगा कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो साइकिल्स में वर्क करते हैं, जबकि रियल इकोनॉमी जो है उसमें इतनी ज़्यादा साइकिल्स नहीं होती, वो थोड़ी सी सिग्निफिकेंटली अपवर्ड ट्रेंड के अंदर धीरे धीरे जा रही होती है. तो हमको उन साइकिल्स को समझना पड़ेगा, और क्योंकि हम साइकिल्स को समझने चाहते हैं तो 5 year पीरियड बिकम्स अ लिटिल शॉर्टर हॉराइजन टू अंडरस्टैंड दैट ब्रॉड साइकिल. सी फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. 2002 से लेकर 2008 वाज अ साइकिल फॉर द रियल एस्टेट मार्केट, जहाँ पे रियल एस्टेट स्टॉक्स ने या रियल एस्टेट ऑन ग्राउंड ने बहुत ही तेजी से परफॉर्मेंस दी. 2008 से 2022 या 2020 was not a cycle for real estate market. आपकी सारी प्रॉपर्टीज के दाम ऐसे कैसे पड़े होंगे, 20 से 30% एप्रिशिएट करे होंगे ओवर 10 year horizon. Now you are again into a cycle of real estate boom from 2020 to say for example 2025, 2026.
जहाँ पे रियल एस्टेट प्राइस आर गोइंग टू लाइक एक्सपांड लाइक एनीथिंग अगेन। सो यहाँ पे 15 ईयर की 10 to 15 ईयर्स की साइकिल चलती है रियल एस्टेट मार्केट में। आपने बहुत बार अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना होगा, बिकॉज हम लोग तो सब नए हैं, कि यार हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी जो हमने 2001-2002 में बेच दी कहीं पे भी किसी भी एरिया के अंदर, एंड हमने बेची, उसके अगले दिन से वो इतनी बड़ी कि आज अगर हम उसको होल्ड करते तो 30 गुना हो जाती। तो वो अगर आपने ऐसा सुना है तो वो क्यों, बिकॉज वो 2002 से 2008 का बूम इतना तेज था जहाँ पे हर चीज की प्राइस एकदम से 10-20 टाइम्स हो गई, एंड फिर 12 साल तक कोई मार्केट के अंदर स्पीड ही नहीं था, देयर वाज एन मोमेंटम इन द मार्केट। सो द एंटायर फाइनेंशियल मार्केट्स आर अ साइकिल्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल साइकिल जब आप एक कंपनी को एनालाइज करते हो, एक फाइनेंशियल मार्केट को एनालाइज करते हो। हम लोग अभी स्टोरीज पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि किस तरह की स्टोरीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह की कहानियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह के फ्यूचर आउटलुक्स को हमें फॉरवर्ड लुकिंग पे देखना चाहिए। डज इट मेक सेंस मैम? Hello. यस हाँ मैम। हर्ष, you were asking something? सॉरी, No, I could not get it. नो You आई were वाज जस्ट asking some आस्किंग, डज question. इट मेक सेंस, मतलब शुड आई मूव फॉरवर्ड? नहीं, yeah, it makes a sense, but I feel here you must conclude what you have taken. क्योंकि उन्हें समझ में आनी चाहिए, तो आप थोड़ा सा उनको इजी वे में बता दीजिए कि अब तक आपने क्या बताया था। क्योंकि कुछ चीजों को कुछ स्टूडेंट को ऐसा हो सकता है कि एक 2 मिनट्स का कंक्लूजन दे दीजिए यहाँ तक का। ओके फाइन, परफेक्ट। तो सबसे पहले हमने समझा एक रियल इकोनॉमी को एट लार्ज कितनी बड़ी है एंड उसमें क्या क्या फैक्टर्स या ट्रिगर्स हैं। उसके बाद हमने गोल्ड एज एन एसेट क्लास को अंडरस्टैंड किया कि गोल्ड कैसे रिटर्न्स जनरेट करता है एंड कौन कौन सी पीरियड्स ऑफ टाइम है जहाँ पे गोल्ड ने सिग्निफिकेंट वैल्यू जनरेट करके दिए इन्वेस्टर्स को। देन वी केम टू अ पॉइंट जहाँ पे हमने समझा कि करेंसी डेप्रिसिएशन के कारण गोल्ड इन्वेस्टर्स को इन इंडियन मार्केट कितना बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद हम लोग बॉन्ड मार्केट्स पे आए। हमने अंडरस्टैंड किया कि बॉन्ड मार्केट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंटरेस्ट रेट्स लोअर एंड लोअर होती जाती है, तो जैसे इमर्जिंग डेप्रिसिएशन के कारण इंडियन इन्वेस्टर को क्यों एडवांटेज है, उसको थोड़ा सा एलोबरेट करिए। वो थोड़ा फास्ट हुआ ऐसे लगता है, मतलब शायद स्टूडेंट, आपने बराबर बोला है, स्टूडेंट को थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा और एलोबरेटिव 1-2 मिनट में करेंसी डेप्रिसिएशन। मेरे पास गोल्ड है जो जिसकी वैल्यू $100 है, ठीक है। मेरे पास सपोज 1 kg गोल्ड है एग्जांपल के लिए, जिसकी वैल्यू $100 है। अभी अगर मेरा अगर मेरी रुपी पर डॉलर 50 रुपीज चलता है, तो 100 इंटू 50 इज लाइक, से फॉर एग्जाम्पल मेरे गोल्ड जो 1 किलो गोल्ड है उसकी वैल्यू हो गई $100 इंटू 50 रुपीज, 5000 रुपीज, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की प्राइस इन डॉलर टर्म्स कोई चेंज नहीं हुआ, वो 3 साल बाद भी $100 ही रहती है। लेकिन मेरा जो रुपी है वो 50 रुपीज से डेप्रिशिएट होके 70 रुपीज पर डॉलर हो जाता है, यानी कि आपको 70 रुपीज देने पड़ेंगे टू बाय $1। सो दिस ट्रांसलेट्स इनटू दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, से 1 kg ऑफ गोल्ड की जो प्राइस है, जो पहले 100 इंटू 50 5,000 रुपए थी, अब वो $100 इंटू 70 7,000 रुपीज हो जाएगी। सो आपको 2,000 रुपीज का गेन हुआ केवल क्योंकि आपकी करेंसी ने डेप्रिशिएट किया। दैट मींस इन केस वी आर इंपोर्टिंग, या ओके, सॉरी, इंटरनेशनल, राइट, गुड। हाँ, मतलब इसका कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेवेंस नहीं है, है ना। गोल्ड एक ऐसी करेंसी है, मतलब एक ऐसा कमोडिटी जिसको इंटरनेशनली प्राइस किया जाता है, तो उसको इंटरनेशनली आप प्राइस करोगे तब यूएस डॉलर्स में ही करोगे, तो इसका रिटर्न भी अगर आप देखोगे तब यूएस डॉलर्स में ही देखोगे। बट इफ यू कन्वर्ट दैट इनटू इंडियन करेंसी, आपको एक इंडियन करेंसी डेप्रिसिएशन का एडवांटेज मिल जाता है। मतलब आई वांट टू आस्क, क्योंकि वो कंट्रीज जिनके डेप्रिसिएशन और भी हाई है उनको तो ज्यादा एडवांटेज मिलेगा ना। या दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि अगर आप जिम्बाब्वे जैसे किसी कंट्री के अंदर हैं, तो आपको जिम्बाब्वे करेंसी को होल्ड ही नहीं करना चाहिए, यू शुड ओनली एंड ओनली होल्ड गोल्ड। ओके, आपको अगर आपको एक इकोनॉमी इस तरह की फ्रेजाइल हो चुकी है जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत हैवी हो चुका है आपकी इकोनॉमी के अंदर, यू शुड नॉट होल्ड अ सिंगल रुपी ऑफ योर इकोनॉमी, यू शुड पुट एवरी सिंगल पेनी इनटू द गोल्ड, बिकॉज गोल्ड इज द ओनली एसेट जो आपकी वैल्यू को मेंटेन करेगा। आपकी करेंसी आपकी वैल्यू को खत्म कर देगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। okay, what, this is beautiful, this was really amazing, this या was really beautiful, एक and it was फिलोसोफर है, really उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि
ऑल पेपर मनी जो है, जो भी पेपर मनी प्रिंटेड है, सिर्फ 1000 रुपए का पैसा, 100 रुपए का पैसा, या पहले कभी 1 रुपए के नोट चलते थे, ऑल पेपर मनी इवेंचुअली विल टर्न टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। पेपर मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, उस पेपर की वैल्यू, वो क्या होती है, ऑलमोस्ट जीरो। So all paper money will eventually turns to its intrinsic value, that is zero. So rather than investing into any paper money, say Indian rupee, put that money into the gold, it will maintain that value for you. Okay, that's what Indians are so crazy about gold. Yeah, perfect. Any country which where the rupee depreciates, where the currency of that country depreciates, those countries will always be crazy for gold, obviously, right? This is amazing, Harsh. Genuinely, even I didn't knew this in such a in-depth this thing. So it is really amazing ki why we are purchasing gold. So really, it's a wonderful analysis which you have presented before us. और अभी ये मजा आएगा आगे कि गोल्ड हमारी जितनी करेंसी डॉलर के खिलाफ डिप्रिसिएट होते जाएगी, हमारी गोल्ड मतलब उतना ज्यादा हमारा गोल्ड का कीमत बढ़ते जाएगा. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. हाँ, एक और क्वेश्चन था यहाँ पे. दिस इज नाउ कमिंग टू एन इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट. देन व्हाई इन कोविड द गोल्ड इज सो हाई? कोविड में गोल्ड इतना क्यों ज्यादा बढ़ रहा है? मतलब अचानक से 2 साल में क्या ऐसा हुआ कि गोल्ड इतना ज्यादा बढ़ गया है रेट? ओके, थोड़ा सा मैं हिस्ट्री के साथ जाके इसको रिलेट करता हूँ एंड उससे ये आंसर बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा. सो 1946 के आसपास पूरी दुनिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, पूरी दुनिया बैरिटन वुड्स में बैठी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, और उन्होंने IMF बनाया और उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग हमारी कंट्री की करेंसीज को पैक करेंगे US डॉलर पे. यानी कि इंडियन रुपी की वैल्यू क्या होगी, डॉलर से डिफाइन की जाएगी, और डॉलर जो होगा यानी कि US गवर्नमेंट होगी, वो जितना भी डॉलर प्रिंट करेगी उसके अगेंस्ट में पर्टिकुलर लेवल ऑफ गोल्ड के रिजर्व्स को मेंटेन करेगी. तो जब भी इंडियन गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमको डॉलर पे ट्रस्ट नहीं है, मैं US गवर्नमेंट के पास जाऊंगा और उनसे हमारे हिस्से का गोल्ड मांग के आ जाऊंगा. ठीक है, ये चीज 1946 से आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1971 तक चली. यानी कि US डॉलर को हमने पैक कर दिया, पैक मतलब रिलेट कर दिया, लिंक कर दिया गोल्ड की प्राइसेस के साथ में, और दुनिया की सारी करेंसीज को हमने US डॉलर से लिंक कर दिया. 1971 में US के अंदर नए प्रेसिडेंट आए, प्रेसिडेंट निक्सन करके. उन्होंने बोला कि हम लोग हमारे कंट्री की करेंसी को गोल्ड से पैक नहीं करेंगे, बिकॉज हमने इतना करेंसी प्रिंट कर दिया है कि अगर अब तुम लोग मांगने आ गए मेरे से गोल्ड, तो मेरे पास बैंक में इतने गोल्ड रिजर्व पड़े हुए ही नहीं है. तो जिस समय ये हुआ 1971 में, और US इकोनॉमी के अंदर जो डॉलर थे अब वो प्रिंट होना चालू हो गए विदाउट पुटिंग एनी बैक ऑफ